बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई है और दिन है सोमवार का। मखसूस नशिस्तों का केस आज भी कंक्लूड नहीं हो सका और लगता नहीं है कि कल भी कंक्लूड होगा। कल की भी मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि कल इसलिए कंक्लूड नहीं होगा कि कल 11:30 बजे समाअत शुरू होगी, 1:30 बजे समाअत ख़त्म होगी, क्योंकि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत अहम इजलास है जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से फ़ैसला होना है। और वो मामला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है PTI के लिए, मैंडेट चोरी के लिए, पंजाब के लिए। तो वहाँ पे काजी फैसल साहब क्या करते हैं वो कल देखना होगा। लेकिन बात करते हैं आज क्या हुआ। आज वैसे काफ़ी इम्कान था कि आज वाज़े हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच फंस गया है। मैं ये समझता हूँ कि आज कोई क्लैरिटी नहीं आई कि मखसूस नशस्तों में काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सरियत हासिल है या नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि क्योंकि पहले खदशात ये थे और इल्ज़ामात भी लग रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो ईद की ईद कह रहा हूँ, ये जो अभी 3 छुट्टियाँ उन्होंने की, जुम्मा हफ्ते इतवार, 3 दिन केस नहीं लगाया, तो उनका ये ख्याल था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद किसी जज को मैनेज करेंगे या किसी से कहकर मैनेज करवाएंगे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने मैनेज कर लिया है। मतलब वो अक्सर ये भी होता है कि जजेस बैठ के एक दूसरे को कायल भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो छुट्टियों के दिनों में जो ये 3 छुट्टियाँ थी, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को मैनेज कर लिया है और जमाल खान मंदोखेल साहब अब काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जाएंगे कि ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैं। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे देता हूँ, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। ये इल्ज़ाम ज़रूर लग रहा है कि काजी साहब ने छुट्टियों में उनको मैनेज कर लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। दूसरा जो बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो जजेस इस वक्त तक जो आइन के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जिसमें जस्टिस मतलब शायद वहीद हैं, यानी कुछ जजेस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, उनका तो कोई सवाल भी नहीं कर रहा कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे इस मामले में हटेंगे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं या जो मुनीब अख्तर साहब हैं या आयशा मलिक साहब हैं या तरमीन अल्लाह साहब, और शायद वहीद साहब भी अभी तक उनके सारे सवालात आइन के साथ जा रहे हैं। तो लेकिन एक जज के बारे में ये देखा जा रहा था कि जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं छुट्टियों में, उनको क्या मामला होता है। लेकिन आज भी उनके जो सवालात थे वो तो इसी तरह के थे कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं। आगे क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, जो बहुत से वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि जमाल खान मंदोखेल साहब बहरहाल मैनेज हो गए काजी साहब के हाथों। मैं दोबारा ही कहूँगा कि मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता कि वो मैनेज हो गए। कायल करना और बात होती है, मैनेज करना और बात है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मंदोखेल साहब जो हैं वो सरप्राइज़ देंगे। ऐसा नहीं है जो मंदोखेल साहब के बारे में तासुर बन गया है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ एक पेज पर आ गए हैं। क्योंकि आज एक मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कहा है, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड हम एक पेज पर आ गए हैं इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि ये एक पेज फाड़ दें, हमें आपके साथ एक पेज पर नहीं होना। दूसरा जो मामला है वो इसलिए ये मामला आगे गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि आप रिकॉर्ड हमारे सामने रखें कि 2018 में आपने मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका क्राइटेरिया था, क्या किस तरह से आपने किया था। आया ये जो मखसूस जो आज़ाद उम्मीदवार जो उस वक्त जीते थे और वो अभी तक किसी पार्टी में शामिल जो है वो हुए थे या नहीं हुए थे, उनको निकाल के आपने तकसीम किया, उनके साथ तकसीम किया, कैसे किया, वो पूरा जो एक सिस्टम है कि वो जजेस देखना चाह रहे हैं कि 2018 और 2024 में जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम हुई है, क्या सेम क्राइटेरिया था या क्राइटेरिया में फ़र्क आया है। क्योंकि आज एक और बहुत अहम मामला था और वो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बाप को नशिस्तें दी थी, बाप पार्टी को, तो वो कैसे दे दी थी 2018 में। उन्होंने भी लिस्टें जमा नहीं कराई थी KPK से, वो इलेक्शन भी नहीं लड़े थे। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन कमीशन उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहा कि वो गलत था, दुरुस्त नहीं था, और उस पर आयशा मलिक साहबा ने कहा कि भाई आपने अगर अब ये फ़ैसला किया, उस वक्त आपने कुछ और फैसला किया था, तो आपने कोई मीटिंग की होगी, आप बैठे होंगे, कोई सोच विचार की होगी, कोई कानून का हवाला होगा, कुछ तो हमें दिखाइए कि आपने इतना बड़ा काम किया है। उस वक्त आपने बाप को दे दी थी नशिस्तें, अब आप इधर नहीं दे रहे। लेकिन यह है कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हुकूमत को डिफेंड करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करते हैं, जो नून लीग को डिफेंड करते हैं, आज मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि बाप के दिफा में भी काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो सामने आ जाएंगे। आज काजी फ़ाइज़ साहब को बाप का भी दिफा करना पड़ गया और बाप को भी उन्होंने डिफेंड किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस हद तक काजी फ़ाइज़ साहब कहाँ तक ले गए हैं कि आप देख लें। अब वो MKM की भी सफाइयाँ देते हैं, वो बाप की भी सफाइयाँ देते हैं, वो JUAF की भी सफाइयाँ देते हैं, हर चीज़ की वो जो है वो सफाइयाँ देते हैं। देखें ना, हर मामले में वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लाएँ, डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लाएँ। लेकिन जब आज जमीयत उलमा इस्लाम के जो कमरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वो जो हमारा पार्टी का आइन है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि गैर मुस्लिम हमारा मेंबर नहीं बन सकता, वो उन्होंने कहा कि मिस प्रिंटिंग हुई है।
तो उस पर काजी साहब ने कहा ठीक है वो आप दे दीजिएगा। ये नहीं कहा कि आप ये कैसे ज़बानी कह रहे हैं, आपने अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। पीटीआई के मामले में चढ़ जाते हैं बिल्कुल, मतलब एक ऐसे लगता है कि काजी साहब का ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया है पीटीआई वालों के साथ, मतलब जब भी पीटीआई के हक में कोई बात आती है आईनी और कानूनी तौर पर। तो अब ये जो रिकॉर्ड इन्होंने देना है वो अब शायद ये कल तक ना दे सकें। अगर कल तक दे भी देते हैं तो जो है वो देखना होगा कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन कल ही कंक्लूड नहीं होगा। और अब ये भी देखना है कि 3 जुलाई को उन्होंने इंटरव्यूज़ करने हैं याहिया अफरीदी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बनते हैं, हाई कोर्ट के वकला, उनके इंटरव्यूज़ करने हैं। ये भी देखना होगा कि फिर वो क्या उस दिन फिर क्या वो इंटरव्यूज़ को आगे ले जाएंगे, क्या होगा। लेकिन कल तो ये केस कंक्लूड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीटीआई की ने भी अभी रिपटल देना है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं कि पीटीआई ने अभी तक आकर क्यों नहीं कहा कि हमने 2 दरखास्तें दायर की हैं, जो दरखास्तें वो दायर कर चुके हैं। तो उसमें मसला ये है कि अभी रिबटल का मौका उनके पास आना है। रिबटल के मौके पर वो अदालत को जाकर के सामने आकर बताएंगे कि हमने 2 दरखास्तें दी हैं, उस वक्त पता चल जाएगा। वैसे आज भी उठ के कह सकते थे, लेकिन ठीक है अभी कंक्लूड नहीं हो रहा, एंड पे वो कह देंगे कि हमारी ये 2 दरखास्तें रिबटल में, और उस पर देखना है कि जजेस का क्या रिएक्शन होता है कि ये जो पीटीआई ने पार्टी बनने का कहा है उस पर जजेस क्या कहते हैं कि हाँ पार्टी बन सकते हैं, नहीं बन सकते, या जो दूसरा उनका है कि बल्ले के निशान का केस भी नज़रसानी दरखास्त जो इसी के साथ सुन लें। ये दोनों चीज़ें उस वक्त डिसाइड होंगी, पता चलेगा कि कौन सा जज उसमें क्या कहता है। लेकिन तीसरी एक बात है वो ये है कि सलमान कमराजा साहब जो है वो हमने भी बहुत ज़्यादा बात की कि सलमान कमराजा साहब जो है उन्होंने चैम्बर अपील क्यों नहीं की। वो जो मामला वो लेकर आए थे इलेक्शन से पहले कि हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए, हमें पीटीआई को उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, उस पर अगर सलमान कमराजा साहब चैम्बर अपील दायर करते हैं और वो केस लग भी जाता है तो वो पीटीआई को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस पर मैंने काफ़ी वकला से बात भी की, देखा, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न उसमें यह है कि पीटीआई उस वक्त इतने ज़्यादा पीटीआई के साथ इश्यूज़ थे, आपको मुझे पूरे पाकिस्तान को पता है, अगर नहीं पता तो नईम अफ़गान साहब को नहीं पता, जो कहते हैं कि पीटीआई ने बड़ी नॉन सीरियस हरकतें की हैं पीटीआई वालों ने। कभी कहते थे हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, कभी कहते थे हम पीटीआई नज़रियाती के उम्मीदवार हैं, कभी कहते थे हम आज़ाद हैं। तो ये नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड था। और ये यानी सिर्फ नईम अफ़गान साहब को नहीं पता, बाकी पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि उस वक्त पीटीआई के साथ कौन सा जुल्म हो रहा था, कौन सा जबर हो रहा था, कैसे लोग अगवा हो रहे थे, कैसे लापता हो रहे थे, कैसे करंट लग रहे थे, कैसे फैमिलीज़ को उठाया जा रहा था, कैसे ख़वातीन को उठाया जा रहा था, कैसे ख़वातीन को गिरबान से पकड़ के घसीटा जा रहा था, कैसे उनको बच्चों के थ्रेट्स थे, कैसे उनको फैमिलीज़ के थ्रेट्स थे, कैसे गिरफ्तारी हो रही थी, कैसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, कैसे कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, कैसे कागजात नामजदगी पर एतराज़ात हो रहे थे, क्या कुछ था जो नहीं हो रहा था। नीचे लेकर एक सिपाही से लेके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठे हुए शख्स तक पूरा निज़ाम उस वक्त तहरीक इंसाफ और आवाम के ख़िलाफ़ खड़ा था। यानी एक सिपाही जो छापे मार रहा था, जो लोगों के घरों से, जो अब स्टोरी सामने आ गई हैं, ख़ुद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि जो लोगों के घरों से चीज़ें उठाई, चोरी की, पुलिस वालों ने वो बेची मार्केट में जाके, और पूरी उन पुलिस वालों ने पूरी पंजाब पुलिस के लिए सुबह की रुसवाई, शर्मिंदगी और नफ़रत का सबब बने हैं कि जिन्होंने लोगों में के घरों में जाके उनकी बच्चियों के बालियाँ तक जो है वो चोरी की। उन्होंने लोगों के घरों में जाके उनकी बेटियों के जहेज़ तक चोरी करके ले आए। ये लेवल है हमारी पंजाब पुलिस का, जिसकी फिर वर्दी पहन के मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं ये जो तुमने जो सारा कुछ चोरियाँ चकारियाँ की हैं, जो तुमने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये यानी यूनिफॉर्म पहने का ही मसला था ना, कि मकसद था कि उनको बताया जाए कि मैं दिलो जान से आपके साथ खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, यानी पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसका क्या हो रहा था। तो अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाती है कि पीटीआई के उम्मीदवार थे, तो फिर दूसरा मसला ये आ जाएगा कि फिर अच्छा ठीक है ये तो पीटीआई के उम्मीदवार थे, चलें जी कर लें, जिसने लिखा हुआ था कि वो पीटीआई का उम्मीदवार था उसको पीटीआई का उम्मीदवार एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो तो बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है पीटीआई का उम्मीदवार, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उस वक्त तो ये डिसाइड हो गया था कि अब बल्ला तो छीन लिया काजी फाइसा ने, आप क्या करें। तो अब यही था, पहले ये था कि नज़रियाती की टिकट जमा कराएं, उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया कि आप नहीं करवा सकते। फिर तीसरा ये था कि आप जो है फिर ठीक है, फिर आप इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया है, तो अब उसके बाद फिर हम उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचा ना, उसके बाद टाइम ही नहीं बचा, वरना उसी को सुनी था कौंसल के टिकट जो है वो जमा करा देते।